Hello students, welcome to online classes of Babu Shobharam Kala Mahavidyalaya, Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, and we are doing the first paper of BA Part 2 Geography, that is Resource Geography. हम BA Part 2 का भूगोल का फर्स्ट पेपर कर रहे हैं, रिसोर्स ज्योग्राफी या संसाधन भूगोल, और उसमें जो टॉपिक हम पिछले कुछ लेक्चर्स से कर रहे हैं वो है संसाधन उपयोग एवं पर्यावरण प्रबंधन। इसका हम छठा भाग कर रहे हैं और आज इसमें हम करेंगे पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण नियंत्रण। पर्यावरण अवनयन यानी पर्यावरण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण अवनयन और उसका नियंत्रण यानी किस तरह से हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या उसके प्रदूषण को हम रोक पाएँ, उसके नियंत्रण के लिए क्या कुछ विभिन्न देशों ने किया है और क्या कुछ संभावनाएं हैं कि हमारे पर्यावरण का ह्रास कुछ रुक जाए। इसके लिए ये सारे जो भी प्रोसेसेस या जो भी सारी पॉलिसीज बनाई हुई हैं, जो भी सारी बॉडीज बनाई हुई हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण को नियंत्रित करके पर्यावरण प्रबंधन किया जाता है। पर्यावरण अवनयन द्वारा विभिन्न स्रोतों द्वारा प्राकृतिक गुणवत्ता में ह्रास होता है, जिसमें विभिन्न प्रदूषक तत्व वृद्धि करते हैं। पर्यावरणीय कार्यक्रम तथा योजना, एनवायरमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, यानी पूरे विश्व स्तर पर कौन से एनवायरमेंट प्रोग्राम्स या स्कीम्स लागू की गई हैं जिससे कि हम पर्यावरण के ह्रास को रोक सकें। विश्व स्तर पर हो रहे पर्यावरण ह्रास के बारे में लोगों को सचेत किए जाने में विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार पर्यावरण की गुणवत्ता ह्रास ने मानव पर्यावरण के मध्य संबंधों तथा विश्व स्तरीय पर्यावरण संकट के विषय में लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सचेत किया है। इसमें निम्न कार्यक्रम प्रमुख हैं। ये सारे कार्यक्रम हैं जो विश्व स्तर पर चालू किए गए हैं जिससे कि पर्यावरण अवनयन में थोड़ी सी रुकावट आ सके और हमारा पर्यावरण पहले की तरह साफ और स्वच्छ बन सके। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय जीवीए कार्यक्रम, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि जैव जगत हमारे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे पर्यावरण में जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो जैव जगत से ही आता है। तो कोई भी सभी जीव हमारी पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड, स्पेशल कमेटी फॉर इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। बायोलॉजिकल प्रोग्राम माने विभिन्न जीवों के बारे में विभिन्न जानकारियां और उनके प्रजनन और उनके बचाव के लिए विभिन्न जानकारियां। तीसरा, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये भी उसी से संबंधित है। चौथा है इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल डिकेड, यानी पूरा एक हाइड्रोलॉजिकल डिकेड यानी जल के लिए या जल से संबंधित जो भी पर्यावरण में प्रदूषण है उसके बारे में बताना। इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम फिर से जल के संरक्षण के बारे में और जल के प्रदूषण से बचाव के बारे में ही रिलेटेड है। छठा है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र की ये पहल है। ये संयुक्त राष्ट्र का एनवायरनमेंट प्रोग्राम है कि सभी देशों को आपस में मिलकर सारे समुद्रों को और सारे जंगलों को प्रदूषण से बचाना है। तो ये थे एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स जो कि पूरे विश्व में लागू किए जा चुके हैं। इसके बाद है पर्यावरण प्रबंधन तथा कानून। प्रबंधन यानी हम क्या प्रबंध कर रहे हैं जिससे कि पर्यावरण बच सके। तो इसके लिए विभिन्न सरकारों ने या संयुक्त राष्ट्र ने भी पर्यावरण के लिए कानून बना रखे हैं कि आप इस चीज़ को आप जला नहीं सकते हो, यानी आपको पॉलीथीन्स और प्लास्टिक को जलाना नहीं है, क्योंकि उससे पर्यावरण में उससे वायुमंडल में प्रदूषक तत्व बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमको बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ये रिलेटेड जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स हैं वो वायुमंडल में नहीं छोड़नी होती हैं। तो ये सारे एनवायरनमेंट प्रबंधन में ये सब आता है। और कानूनन भी हम ऐसे कार्य नहीं कर सकते जिनसे कि पर्यावरण का बहुत ज़्यादा ह्रास हो। पर्यावरण के विविध आयामों को कानून की परिधि में ब्रिटिश काल से ही रखा जाता रहा है, यानी ब्रिटिश काल से ही ये कानून था कि आप बेकार में जंगल को नहीं काट सकते, आप जंगल का इतनी तेजी से सफाया नहीं कर सकते, आदि आदि। यद्यपि ब्रिटिश शासन के समय इंडियन पीनल कोड 1860 की धारा 268, 290, 291, 426, 430,
431 और 432 में पर्यावरणीय तथ्यों का विवरण है तथा धारा 277 जल प्रदूषण और 278 वायु प्रदूषण से संबंधित है। यानी हमारे लॉ में, हमारे कानून में ये सब प्रावधान है कि हम वायुमंडल को, जल को, पृथ्वी को इस प्रकार से गंदा नहीं कर सकते हैं, उसका नुकसान नहीं कर सकते हैं। इसी काल में मोटर वाहन एक्ट 1938, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में वनों को वर्गीकृत करने तथा वन्य जीवों के संरक्षण पर प्रभावी बल दिया गया है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में सम्मिलित है जिसके संविधान में देश की समृद्ध वन्य संपदा का स्पष्ट विवरण है। संविधान के अनुच्छेद 48A में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा देश के वनों व वन्य जीवों के संरक्षण का उत्तरदायित्व निभाएगा। यानी देश को ये उत्तरदायित्व निभाना है। Article 48A imposes a duty on the state to protect and impose the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. यानी ये राज्य के ऊपर है, ये इस बात का प्रबंधन करें कि हमारा पर्यावरण बच सके। संविधान के अनुच्छेद 51A(G) में प्रत्येक नागरिक से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह वन, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित संपूर्ण प्राकृतिक पर्यावरण को अपना बुनियादी कर्तव्य समझकर रक्षा करेगा और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखेगा। Article 51A imposes a duty on citizens of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. यानी सभी जीव जंतुओं के प्रति एक कंपैशन हो, दया भाव हो। सभी जीव जंतु इस पृथ्वी के लिए बहुत आवश्यक है, हमारी जैव विविधता के लिए, और हमारा जल सबके लिए है, हमारी वायु भी सबके लिए है। इसलिए हमें जल और वायु के प्रदूषण को हमें रोकना चाहिए और हमें अपने वायुमंडल को खराब नहीं करना चाहिए। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत सरकार की चिंता विभिन्न कानूनों के रूप में व्यक्त होती है। यानी भारत सरकार ने अनेक कानून बना रखे हैं कि हमको अपने पर्यावरण के प्रति किस प्रकार से सचेत रहना चाहिए। इनमें प्रमुख है भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972, जो कि 1991 में संशोधित भी किया जा चुका है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये भी 1988 में संशोधित किया जा चुका है। जल प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम 1974, ये भी 1988 में संशोधित किया जा चुका है। वायु प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम 1981, 1988 में संशोधित किया जा चुका है। तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991, 1988 की राष्ट्रीय वन नीति तथा 1992 में प्रकाशित संरक्षण रणनीति व नीति का राष्ट्रीय वक्तव्य भी संरक्षण के प्रति सरकार की चिंता की झलक देते हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि पर्यावरण संबंधी कानूनी ढांचे को बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के ज्यादातर प्रयास 1986 के बाद ही हुए हैं, जब नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी फ्रेम की जा चुकी थी। 1986 में भारत सरकार ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया कि हमारा पर्यावरण अब काफ़ी नुकसान की कगार पर है और यदि अभी हमने कोई ठोस कदम नहीं लिए तो ये पर्यावरण शायद हमारे आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक नहीं बचेगा। इसके अलावा पिछले वर्षों में पर्यावरण आदि मुद्दों पर अदालतों के जो फैसले आए हैं उनसे भी प्रतीत होता है कि न्यायालयों की सोच भी पर्यावरण के पक्ष में झुक रही है। यानी पूरी सरकार, पूरी हमारी न्याय प्रणाली और हमारे जो भी उच्च प्रशासन में लोग हैं, वे सब पर्यावरण के प्रति सचेत हैं और सभी ये चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रह सके। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।